देखो अब अगला हमारा हेडिंग लिखो, नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। हमारी चौथी हेडिंग है, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की चौथी हेडिंग है नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव, एग्रेसिव कह लो, या इसको एक और शब्द तुम्हारी बुक में यूज किया है, मिलिटेंट। देखा है? नहीं, मेरे में लिखा है एग्रेसिव लिखा है, इसको एक और वर्ड बुक में यूज किया गया है, मिलिटेंट। ठीक, ये हेडिंग है। ये चौथा कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। क्या समझते हो नेशनलिज्म से? फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब एक होने की भावना। तुम क्या समझते हो अजय, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म से? यही, ठीक है, यही जो माइंड सेट है ना, देख के चिपका दिया तुरंत। ठीक, देखो नेशनलिज्म का सिंपल अगर हिंदी में मतलब समझो तो नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति की भावना। यही तो मतलब है पैट्रियोटिज्म। अगर हम नेशनलिज्म को हिंदी में कहें कि कोई बहुत सिंपल भैया भाषा में बता दो, क्या है? देशभक्ति की भावना। ठीक, एक ऐसी फीलिंग है जो हमें अपनी कंट्री की तरफ, जो हमें बताती है कि हमें अपनी कंट्री से प्रेम है, हमें अपनी कंट्री के टुवर्ड्स एक रेस्पेक्ट है, हमें अपनी कंट्री के टुवर्ड्स एक प्राइड है, गर्व है हमें अपने देश पे। यही सब तो है देशभक्ति की भावना के फीचर्स। हमें हमारे देशवासियों से एक कनेक्शन है, यही है देशभक्ति। ठीक है, और मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने देश को सर्व करना चाहता हूँ, कोई अच्छा काम या बड़ा काम करके। ठीक, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक सिंपल फीलिंग है जिसको हिंदी में हम देशभक्ति की भावना कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको पैट्रियोटिक फीलिंग कहते हैं। ठीक, ये फीलिंग क्या बताती है कि हमें अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लव है, रेस्पेक्ट है, प्राइड है, गर्व की भावना है, और हमें अपने देशवासियों से कनेक्ट फील होता है, और मैं अपने देश के लिए कुछ सर्व करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा बड़ा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे देश की भलाई हो, भारत की भलाई हो। यही तो है पैट्रियोटिज्म। ठीक, अब देखो, अब ये जो नेशनलिज्म वर्ड है, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, नेशन यूज हो रहा है। ठीक, यानी कि जो नेशनलिज्म शब्द है ये कहीं ना कहीं इसी से निकला होगा। ठीक, नेशन को हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, कंट्री। दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक, क्या समझते हो नेशन और कंट्री से? नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल डिफिनेशन है, यहाँ पे कॉमन लोग रहते हो। ये टेक्निकल डिफिनेशन है, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं, एक तरीके के लोग रहते हो। नेशन क्या है बेसिकली? जहाँ पे एग्जांपल्स जैसे त्योहार और सेम होना, लैंग्वेजेस। ठीक, जैसे उनका कल्चर सेम होना, उनका फेस्टिवल सेम होना, उनकी लैंग्वेज सेम होना, ठीक, उनकी ट्रेडिशन सेम होना, क्या बोले, वैल्यूज का सेम होना, उनके बिलीव्स का सेम होना। ठीक, जब ये सारी चीजें कुछ लोगों में मिलने लग जाती हैं, ठीक, और वो सारे एक जैसे कॉमन आइडेंटिटी जब लोग शेयर करने लगते हैं, जब वो सब मिलके एक जगह रहने लगते हैं, तो हम उस जगह को क्या कह देते हैं? कंट्री। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी, हमने देखा 39 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, वो सब लोग एक भाषा शेयर करते थे, एक कल्चर था, एक बिलीफ सिस्टम था, ठीक, एक थॉट प्रोसेस था, वो सब मिलकर एक जगह रहने लगे। देश का नाम क्या रखा गया? इटली। ठीक, अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट में एक देश एक्सेप्शन है जहां पे ऐसा नहीं होता है, इंडिया। ठीक, एग्जांपल इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इस वाले कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन है जहां पे बहुत सारे कल्चर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉमन चीज है, रिलीजन। ठीक, ये सब क्या थे? क्रिश्चियंस। ठीक, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, बहुत डिफरेंट वैल्यूज हैं सबकी, अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक, अलग अलग त्योहार हैं, और बहुत डिफरेंट कल्चर है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में मात्र एक देश एक्सेप्शन है, वो है इंडिया। और यही बात विदेशियों के लिए आज भी बड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि कैसे इंडिया एक देश बन कैसे, ठीक, इंडिया एक देश बन कैसे गया, कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, बिलीफ डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के बावजूद तुम सब एक साथ कैसे रह लेते हो। ठीक, समझ में आया? इंडिया एक एक्सेप्शनल कंट्री है। समझ में आया? कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंडिया की कोई खास बात बताइए, तो जैसे एक खास बात तो ये है कि यहाँ पे सारे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स। ठीक, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हर टाइप का मौसम पाया जाता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, पतझड़, स्प्रिंग, हर टाइप की सॉइल पाई जाती है। मतलब भाई फिजिकल फीचर ही हो गया सॉइल। ठीक,
लेकिन अगर तुमसे पूछे इससे भी बढ़ के कुछ बताओ तो उनसे कहते डाइवर्सिटी। ऐसी डाइवर्सिटी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं पाई जाती है। और ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ये नेशन के कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एक जैसे लोग, एक तरीके के लोग, एक धर्म के लोग एक साथ रहें, वो अपना देश बना लें। लेकिन इंडिया का जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग जाता है। समझ में आ गया? अब नेशनलिज्म समझ गए क्या है? कि एक देशभक्ति की भावना है अपने देश के प्रति। और देश क्या होता है कि जहाँ पे कॉमन कल्चर के लोग, कॉमन आइडेंटिटी के लोग एक साथ रहते हैं, हम उसे देश कहते हैं। एग्जाम्पल पाकिस्तान, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल इंग्लैंड, बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट के देश बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। यूरोप के देश बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। इंडिया इज अ एक्सेप्शन, ठीक। समझ में आ गया? नेशनलिज्म समझ गए हो, नेशन समझ गए हो। अब एक सवाल हम तुमसे ये पूछेंगे कि पहले के टाइम पे देश तो हुआ नहीं करते थे, एम्पायर्स होते थे, देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, ठीक। जैसे इंडिया, जिसको आज तुम इंडिया कहते हो, वो एक टाइम पे इंडिया नहीं था। जैसे आज के टाइम पे हम इंडिया के ये मैप बनाते हैं कुछ, ठीक, आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे यहाँ पे मुगल्स हैं, यहाँ पे मराठास हैं, यहाँ पे सिख्स हैं, यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल्स हैं, ठीक। तो इसमें इंडिया जैसी तो कोई फीलिंग है नहीं। यहाँ का आदमी कह रहा है हम मुगल एम्पायर के पार्ट हैं, यहाँ का आदमी कह रहा है हम मराठा के पार्ट हैं, ठीक। यहाँ का आदमी कह रहा है हम नवाब ऑफ बंगाल के पार्ट हैं, यहाँ का आदमी कह रहा है हम सिख एम्पायर के पार्ट हैं। तो इंडिया जैसी कोई फीलिंग नहीं है। तो दुनिया भर में कहीं पे भी कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कंट्री की जगह क्या एग्जिस्ट करते थे? एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे। तो जब कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नेशनलिज्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई देशभक्ति की भावना तब होगी ना जब देश होगा। मान लो भारत है ही नहीं था तो किसके खिलाफ, किसके साथ कहोगे कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारत की सेवा करना चाहता हूँ? भारत है ही नहीं, ठीक। तो ना नेशन होगा तो ना नेशनलिज्म होगा। तो जब नेशन और नेशनलिज्म है ही नहीं तो ये वर्ल्ड वॉर की कॉजेस कैसे होंगे? क्योंकि देश तो तब थे ही नहीं। सवाल है ना। हम लोगों ने प्री यूरोप का मैप बनाया, उसमें सबसे ऊपर बनाया ग्रेट ब्रिटेन, वो भी एम्पायर है। फ्रांस बनाया, वो भी एम्पायर है। रशिया बनाया, वो भी एम्पायर है। ऑस्ट्रिया हंगरी बनाया, वो भी एम्पायर है। ओटोमन बनाया नीचे, वो भी एम्पायर है। सब एम्पायर्स हैं, देश है ही नहीं तो देशभक्ति की भावना भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कॉज कैसे है वर्ल्ड वॉर की? अंपायर के लिए भावना होगी। नहीं सर, जर्मनी एक हो गया था ना, तो कि उसके ऊपर एक ही राजा रूल कर रहा था, तभी वो देखो तो थोड़ा सही पकड़ रहे हो, तुमको बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर जो है वो चैप्टर तुम्हारे इस साल है नहीं, ठीक। लेकिन हम हल्का सा उस चैप्टर का बैकग्राउंड देंगे ताकि तुमको समझ में आए। पहले के टाइम पे देश और देशभक्ति की भावना नहीं होती, ठीक। पहले के टाइम पे अंपायर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल कोई अंपायर का नाम लो। मुगल अंपायर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर, ओटोमन अंपायर। जैसे हमने उस दिन ओटोमन अंपायर की बात करी, ओटोमन अंपायर का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अंपायर है, इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ओटोमन अंपायर की अगर एक्सटेंट की बात करें, मुंह धुला और नींद आ रही बहुत ज्यादा, ठीक। ओटोमन अंपायर की अगर हम एक्सटेंट, पानी पी लो पीछे रखा है, नहीं है, ठीक। वेस्ट एशिया, ठीक। कि कहां से कहां तक फैला था ओटोमन अंपायर। तो जिसको आज तुम टर्की कहते हो, जिस देश को आज तुम टर्की के नाम से जानते हो, वो ओटोमन अंपायर का सेंटर था, ठीक। जिन देशों को आज तुम इराक, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन के नाम से जानते हो, इन सारे देशों में भी किसका रूल था? ओटोमन अंपायर का। जिन देशों को आज तुम सर्बिया, ग्रीस, अल्बेनिया, बोस्निया, इन देशों के नाम से जानते हो, इसमें भी किसका रूल था? ये आज के टाइम पे इस नेम से एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर उस टाइम पे करते हैं? ये आज के टाइम पे इस नेम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी उस टाइम पे ये एग्जिस्ट करने वाले हैं, हम पहुंच रहे हैं एग्जिस्टेंस पे, ठीक। अभी समझो, ये आज के टाइम पे इस इन नामों से जाने जाते हैं। उस टाइम पे जहां पे आज ये देश एग्जिस्ट करते हैं, उस पे किसका रूल था? ओटोमन अंपायर, ठीक। अब ओटोमन अंपायर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। जैसे अब सर्बिया के लोग हैं तो कौन सी भाषा बोलेंगे? सर्बियन। ग्रीस के हैं तो कौन सी बोलेंगे? ग्रीक, ठीक। अल्बेनिया के हैं तो क्या बोलेंगे? अल्बेनियन। टर्की के हैं तो टर्किश बोलेंगे, ठीक।
और वो मुस्लिम देश है तो कौन सी भाषा बोलेंगे? उर्दू, अरबिक। अराबिक। उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज, ठीक ठीक। कौन सी भाषा बोलेंगे? अराबिक। तो अब तुम देख सकते हो कि ओटोमन एम्पायर के अंदर कितनी ज्यादा लैंग्वेज को लेकर डाइवर्सिटी है, ठीक। अब एक और चीज देखो, इसके अंदर धर्म को लेकर बहुत डाइवर्सिटी, जैसे ये सब यूरोप के देश हैं, कौन सा धर्म होगा? क्रिश्चियन। ये सब मिडिल ईस्ट के देश हैं, इधर में मुस्लिम, कुछ परसेंट में इसमें ज्यूज भी शामिल थे। ज्यूस क्या होता एक रिलीजन है ज्यूज, जिनका आज इजराइल है, इजराइल नाम सुना है? आज जिन लोगों का इजराइल है उन्हीं को ज्यूज कहते हैं। मुस्लिम से अलग होते हैं? ये मुस्लिम से अलग होते हैं, ठीक। ये अलग धर्म है, ज्यूज। समझ में आ गया? अब देखो ओटोमन एम्पायर कहां से कहां तक फैला है, ठीक। यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ पे इतने धर्म पालन किए जाते हैं, लेकिन खास बात क्या है, इसमें से कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि आई एम सर्बियन। कोई भी आदमी कभी ये नहीं कहता है कि आई बिलोंग फ्रॉम ग्रीस, आई बिलोंग फ्रॉम सीरिया। कोई भी ये नहीं कहता। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, ठीक। ओटोमन एम्पायर्स के टाइम पे, सिर्फ ओटोमन के नहीं, जितने भी एम्पायर्स थे, कभी कोई ये नहीं कहता था कि मैं अल्बेनियन हूँ, सीरियन हूँ, बॉस्नियन हूँ, या फिर जॉर्डन हूँ, पैलेस्टीनियन हूँ। कोई ये नहीं कहता था। वो क्या कहते थे? आई बिलोंग टू ऑटोमन एम्पायर। उस दैट क्या कहते हैं जो भी है, आई बिलोंग टू ओटोमन एम्पायर। जैसे आज हम कहते हैं कि हम भारत देश को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तब लोग क्या कहते थे कि आई वांट टू सर्व ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर। जैसे हम आज ये कहते हैं ना, हम भारत देश को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो हमारी लॉयल्टी है वो किसके प्रति है? भारत देश के प्रति है, इंडिया की कंट्री के प्रति। तो जो इस टाइम में लोग थे, उनकी लॉयल्टी किसके प्रति थी? एम्पायर के प्रति। समझ में आ गया? देश बनने से पहले माइंडसेट क्या था लोगों को, समझ में आया? ठीक। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम किसी देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देश जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो क्या कहते थे? हम इस एम्पायर को बिलोंग करते हैं। उस लैंग्वेज को बोलते थे, इसीलिए उस एरिया का नाम वो पड़ गया। बस वो लैंग्वेज को बोलते थे, इसीलिए उस एरिया का नाम वो पड़े, ठीक ठीक। फिर क्या हुआ? घटना समझ में आई? फिर क्या हुआ? रेस करें? आगे क्या हुआ? यूरोप में एक घटना घटी 1789 में, उसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत पॉपुलर चैप्टर, ठीक। सीबीएसई की बुक्स में नंबर 1 पे इस चैप्टर को रखा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस चैप्टर की बहुत वैल्यू है। जैसे कुछ घटनाएं हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मानी जाती हैं दुनिया बदलने के लिए। रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई घटना है तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ की जनता अपने राजा के प्रति विद्रोह कर देती है, उस राजा की सरकार को गिरा दिया जाता है, ठीक। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है क्या नहीं है तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये जानने वाली है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है तो ये लोग एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाके रखते हैं। किसका कॉन्सेप्ट? नेशन का। देखो, नेशनलिज्म तब आएगा जब नेशन होगा भाई, देशभक्ति तब आएगी जब देश होगा। तो किसका कॉन्सेप्ट सामने लाके रखते हैं? नेशन का। सबसे पहले कि देश का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने तुमको पीछे बताया, देश क्या है कि जहाँ पे कॉमन कल्चर आइडेंटिटी के लोग रह सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया दुनिया में? फ्रांस ने, ठीक। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो इन लोगों ने कहा, फ्रांस ने, कि अब जितने भी लोग कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, जिनकी लैंग्वेज सेम है, जिनका धर्म सेम है, जिनके ट्रेडिशन सेम है, ठीक, जिनमें अदर कॉमन चीजें हैं, वो लोग एक काम कर सकते हैं, वो सब लोग एक जगह, वो सब लोग पीपल, वो सब लोग एक साथ टुगेदर एक प्लेस पे रह सकते हैं, और हम उस जगह को कहेंगे नेशन, कंट्री या फिर सर। जो उनसे डिफरेंट थे उनको फिर कंट्री से बाहर कर दिया, जो इनसे डिफरेंट थे उस समय फ्रेंच एम्पायर में, उनके ऊपर फ्रेंच थोप दी हुई। बोलो, रह रहे तो बोलो। ठीक है, ठीक। अब वहां का लिटरेचर पढ़ोगे, ठीक, समझ में आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। और फ्रांस, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि दुनिया में जो पहला देश बना, वो देश कौन सा है? फ्रांस वाज अ फर्स्ट नेशन, ठीक। समझ में आया? देश का कॉन्सेप्ट कहां से आया? फ्रांस से आया। कब आया? 1789। समझ में आया? उससे पहले क्या होता था? एम्पायर। ये पॉइंट किस चीज की शुरुआत कर रहा है? नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस चीजों की शुरुआत कर रहा है? नेशन की।
सबसे पहला देश कौन सा बन के सामने आया? फ्रांस। फ्रांस। ठीक, सर पहले भी फ्रांस था, बट वो एक एम्पायर की तरह फ्रांस पहले किंगडम एक एम्पायर की तरीके से था, मल्टीपल लोग रहते थे। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने नेशन का कॉन्सेप्ट रखा और फ्रांस को किंगडम से बदल के किसमें कर दिया? देश में। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने ये भी कहा कि अब जैसे हम पे कोई बाहर से आके शासन कर जाता है, ठीक, कोई बाहर से आया हम पे शासन कर गया, अब ये चीज नहीं हो पाएगी। हमारा ये अधिकार है कि जो हमारे लोग हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, जिनका कल्चर कॉमन है, ट्रेडिशन, बिलीफ, रिलीजन सब कॉमन है, वो एक साथ आए, एक जगह रहें, उस जगह को हम देश का नाम देंगे। प्लस उनके पास एक और अधिकार है कि वो अपनी सरकार भी खुद बनाए। ठीक, कोई बाहरी आदमी आके हम पे शासन ना करे, अपने लोगों का ग्रुप बनाओ, रहो और अपनी सरकार खुद बनाओ। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने सामने रखा है, यही है नेशन का कॉन्सेप्ट। एक देश क्या है? जहाँ पे कॉमन कल्चर के लोग रहते हैं और वो कॉमन कल्चर के लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। जैसे इंडिया, ठीक, इंडिया का एक्सेप्शन है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन कल्चर के लोग हैं, मान लेते हैं, और हम सबने अपनी सरकार अपनी सहमति से चुनी है ना, नेशन हो गया। ठीक, वही फॉर्मूला इन्होंने कहा कि आओ भैया कॉमन कल्चर के लोग एक साथ रहो, कॉमन आइडेंटिटी के लोग एक साथ रहो और अपनी सरकार खुद बनाओ। ठीक, यहाँ से नेशन का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, फ्रांस बना दुनिया का पहला नेशन। जब ये फॉर्मूला आगे बढ़े, 1789 है, डेट याद रखना। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789। ठीक, अब देखो, अब जब फ्रांस में घटना घटी तो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन पॉपुलर हुआ कि यार फ्रांस ने कॉन्सेप्ट निकाला है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, और वो ये कहता है कि कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी के लोग एक साथ रहें आकर और वो अपना देश बनाए, अपनी सरकार बनाए। अच्छा, ये बात यूरोप में एक जगह थी जो 39 हिस्सों में बटी हुई थी, उसको समझ में आ गई। देखो लिख लेना आराम से, वीडियो में देख के लिखूंगा बाद में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो था नेशन वाला, एक जगह थी यूरोप में 39 स्टेट्स में बटी हुई थी, उसको समझ में आई। कह रहा है वो फ्रांस कह रहा है कि कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज के लोग एक साथ रहकर अपना देश बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार बोलते तो हम सब भी जर्मन हैं, कल्चर तो हमारा भी कॉमन है, धर्म तो हमारा भी क्रिश्चियनिटी है, तो अगर फ्रांस एक हो सकता है तो हम भी हो जाएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। 1871 में फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी। एक और जगह थी पीडमोंट, पैपल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इनको भी लगा कि यार बोलते तो हम सब भी इटालियन हैं, कल्चर तो हमारा भी कॉमन है, तो एक काम करते हैं, जैसे फ्रांस हो गया है तो हम भी हो जाते हैं। 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और यहाँ से नेशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट फ्रांस से हो गया, पर यहाँ जर्मनी और इटली के बाद से ये बहुत तेज से गति पकड़ ली। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एम्पायर्स हुआ करते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशन का कॉन्सेप्ट सामने रखा और फ्रांस बना पहला नेशन। उसके बाद 1870 और 71 में इस फॉर्मूले को जर्मनी और इटली ने भी पकड़ लिया। उन्होंने भी अपने बिखरे हिस्सों को मिला लिया, क्योंकि वो भाषा सब एक बोलते थे, लैंग्वेज एक था, कल्चर एक थी, वो इटली और जर्मनी बन गए। ठीक, आप देखो पहले इटली बना उसके बाद जर्मनी, पहले इटली बना उसके बाद जर्मनी बना। ठीक, समझ में आया? आप देखो एक और चीज थी, अब यहाँ पे एक जगह थी उसका नाम था बाल्कन। ठीक, और यहाँ पे वेस्ट एशिया, ठीक, वेस्ट एशिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन, जो भी नाम लिया, इस पूरे पे कंट्रोल किसका है? ओटोमन एम्पायर का। ठीक, तो अब जब ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा था फ्रांस वाला, तो यहाँ पे भी लोगों ने कहा यार बोलते तो हम भी ग्रीस हैं, ठीक है, तो तुम हम पे शासन क्यों करते हो? अगर फ्रांस अपने लोगों के लिए एक देश बना सकता है तो हम भी तो अपने लोगों के लिए एक देश बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्बिया को इंडिपेंडेंस मिली कब? 1817 ऑटोनॉमी मिली, एक तरीके की इंडिपेंडेंस। ठीक, कि अब तुम हम पे शासन नहीं करोगे। ठीक, तो सर्बिया ने कहा कि यार अगर फ्रांस ऐसा कर सकता है 1789 में, अपने लोगों का शासन खुद अपने हाथ में ले सकता है, कोई राजा उसको नहीं चलाएगा, वो अपने तरीके से अपने लोग चलाएंगे, तो फिर तुम हमारे कल्चर के नहीं हो, हमें क्यों मैनेज करते हो? तो सारे सर्ब्स एक हो गए, इन्होंने सर्बिया बना लिया। ठीक, 1870 में 1870 है, 1870 में इनको इंडिपेंडेंट मिली, 1878 था शायद ना। ठीक, उसके बाद ग्रीस को भी यही लगा
कि यार बोलते तो हम भी ग्रीक हैं, कल्चर हमारा भी कुछ लोगों से मिलता है, तो इन्होंने 1830 में इंडिपेंडेंस ले लिया, ग्रीस बना लिया, है नहीं? इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। ग्रीस पहला बाल्कन नेशन था जिसको इंडिपेंडेंस सबसे पहले मिली। ठीक, और भी देखो देश यहाँ पे अभी बता रहे हैं 1870 रोमानिया, उन्होंने यार बोला बोलते तो हम भी रोमन हैं, हमें मिल जाते हैं। 1860। ठीक, इस तरीके से सब देशों में देशभक्ति की भावना जाग गई कि हम हमारे लोग अपने हिसाब से अपना शासन चला लेंगे, अपना देश बना के हमें किसी की जरूरत नहीं कि वो हमें कंट्रोल करे। इन लोगों ने वॉर्स लड़े ओटोमन एम्पायर से और वॉर जीते। इसी नेशनलिज्म की वजह से ओटोमन एम्पायर ठीक, उसके बाद 1870 में तुम्हारा इटली बन गया, 1871 में तुम्हारा जर्मनी बन गया। ठीक, उसके बाद कुछ और बाल्कन नेशंस बन गए छोटे छोटे। ठीक है, कुछ 1871 के बाद भी हुए थे ना, देखना जाके जो हमने लिखवाया था। समझ में आया नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का सिंपल मतलब है कि एक कॉमन कल्चर के, एक कॉमन आइडेंटिटी के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहें और वो अपनी चीजों को खुद से मैनेज करें। ठीक, समझ में है? वो पहले अंपायर्स हुआ करते थे। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इसने नेशन का कॉन्सेप्ट सामने रख दिया कि एक तरीके के लोग सब एक साथ रह सकते हैं। ठीक, सबसे पहला नेशन फ्रांस बन गया 1789 में। ठीक, उसके बाद बहुत सारे देश इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते चले गए। 1870 में सर्बिया, ठीक, 1830 में ग्रीस, 1860 में रोमानिया, 1870 में इटली, 1871 में जर्मनी, और भी कई सारे देश इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते चले गए। ठीक, तो यहाँ से जो आज तुम लोग देश देखते हो, इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना, ये देश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप समझ में आया? आप तुमको एक चीज समझ में आ गई होगी कि पहले अंपायर्स थे, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेशंस बनने लगे। ठीक, जब नेशंस बनने लगे तो जो लोग एक भाषा एक कल्चर बोलते थे वो खुद को बड़े बड़े अंपायर से आजाद करने लगे। जैसे ओटोमन अंपायर का सर्ब पे कब्जा है, तो सर्ब्स क्या कह रहे हैं, अब हम तुम्हारे रूल में नहीं रहेंगे, उनसे वॉर्स लड़ रहे हैं और अपने लोगों के लिए एक देश अलग बना रहे हैं, नाम सर्बिया। ग्रीक्स भी यही कर रहे हैं, अल्बेनियंस भी यही कर रहे हैं। ठीक, और रोमेनियंस भी यही कर रहे हैं, बल्गेरियंस भी यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। सब इंस्पायर हो रहे हैं और अपने अपने देश बना रहे हैं। ये है नेशनलिज्म। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ ये जो नेशनलिज्म था ये कन्वर्ट हो गया एग्रेसिव नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? अपने देश के लिए प्रेम, अपने देश को बनाना, ठीक, देशभक्ति, अपने देश को क्रिएट करना और अपने देश के लिए प्रेम रखना। एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है? एग्जांपल के थ्रू अपने देश के लिए तो अच्छा लेकिन दूसरे देश के लिए बुरा। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझो। ठीक, कैसे? जैसे कि जर्मनी था, उसमें अपना देश को ग्रो करना चाहा लेकिन दूसरों को अपनी कॉलोनी बनाना चाहा। वो तो इंपीरियलिज्म है, वो तो इंपीरियलिज्म है। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म का है, वो तो इंपीरियलिज्म है ना। ठीक, सबको मारो, फिर आके सबको मारो अपने। अब देखो एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है, पहले नेशनलिज्म आएगा, देश बनेंगे, फिर एग्रेसिव नेशनलिज्म आएगा, थोड़ा थोड़ा कब्जा होगा, फिर वो एग्रेसिव नेशनलिज्म कन्वर्ट हो जाएगा इंपीरियलिज्म। ठीक, अब देखो नेशनलिज्म से एग्रेसिव नेशनलिज्म कैसे। हमने उस दिन एक बात पढ़ी थी कि ये फ्रांस था और यहाँ जर्मनी था। ठीक, और जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्से जिसका नाम एलास्को लॉरेन था वो एक वॉर में ले लिया था। ठीक, ये वाला हिस्सा, और अपने में मिला के जर्मनी बना लिया था। ठीक, अब फ्रांस एक देश बन गया, किस कॉन्सेप्ट को यूज करके? नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक, अब फ्रांस के जो नेता थे वो बताए क्या कहने लगे अपने देश की जनता से? कहने लगे कि जर्मनी जानते हो पड़ोस में? तो यहाँ के लोग बोले हाँ जानते हैं साहब। तो उन्होंने कहा वहां पे एक जगह है, क्या? अलास्कियन लॉरेन। जनता ने कहा हाँ है, तो करें क्या? तो उन्होंने कहा वहां पे भी कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो उन्होंने कहा वो भी फ्रेंच बोलते हैं। तो जनता ने कहा साहब वो भी फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रांस के लोग, फ्रांस के नेताओं ने उनसे कहा तो तुम्हें नहीं लगता है उनको भी हमारा हिस्सा होना चाहिए? तो जनता ने कहा बोलते तो साहब फ्रेंच है, हमारे अपने भाई हैं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, तो फ्रांस ने कहा अगर वॉर कर दें तो साथ दोगे? हाँ साहब बिल्कुल देंगे, हमारे भाइयों का मामला है, क्यों नहीं देंगे? ठीक, तो फिर फ्रांस ने नेशनलिज्म को यूज किया अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, है नहीं? देशभक्ति की भावना तो यूज कर रहा है कि वो दूर जर्मनी में हमारे भाई बहन रहते हैं। ठीक,
कब्जा करते हैं इन पे कब्जा करते हैं, साथ दोगे? वो कहते हैं बिल्कुल देंगे साहब, हमारे देश के लोग हैं। बोल देते पूरा जर्मनी पब्लिक को क्या बताया हैं? पब्लिक को कुछ और बताया मोटिव पब्लिक को यही बताया ना। पब्लिक को क्या बताया? पब्लिक से कहा कि वहाँ पड़ोसी देश जर्मनी में एक जगह है एलास्कियो लॉरेन, वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, उनका नाम एलास्कियो लॉरेन। वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज हमारी जैसी, कल्चर हमारे जैसा। और फिर उनसे कहा कि नेशन का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि जिनका कल्चर और लैंग्वेज एक जैसी, वो सब एक साथ रहें। तो क्या तुम्हें नहीं लगता उनको हमारे साथ रहना चाहिए? जनता ने बोला हाँ साहब, रहना तो हमारे साथ ही चाहिए। तो क्या करो ठीक है, तो इन्होंने बोला इन्होंने बोला जर्मनी ऐसे तो देगा नहीं। उन्होंने कहा हाँ हाँ साहब, आप युद्ध करो, हमारे ना सेना बन के हम लड़ेंगे आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है, बस यही चाहते थे बिग मंगे। ठीक है, ठीक। देखो कोई भी, हर एक चीज एरिस्टोक्रेसी के लिए टूल है। ठीक, अच्छा सर फ्रांस हमारे लिए जो इमोशंस हैं वो एरिस्टोक्रेसी के लिए टूल्स हैं। हमारे लिए देशभक्ति एक इमोशन है, ये टूल है एरिस्टोक्रेसी के लिए अपने अंपायर को बढ़ाने का यूज कर लिया उन्होंने। उसको भी यूज कर लिया। इसी को कहते हैं दिमाग, जिंदा दिमाग। यही पढ़ाई का काम है, तुम्हारे दिमाग को इतना जिंदा कर देना। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको यूज कैसे करोगे, पॉजिटिवली यूज करोगे या नेगेटिवली यूज करोगे। सर ये नेगेटिव था पॉजिटिव था? ये पॉलिटिक्स में दौर ऐसा है तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव था, क्योंकि भाई एरा ही वही चल रहा है, एरा ही एम्पायर्स का है। और जिनको नेगेटिव लग रहा है वो आम जनता है। हाँ, समझ गया। ठीक, वहां जनता है। जब दौर ही वही चल रहा है, करोगे क्या? पॉलिटिक्स में आके तुम राजनीति नहीं करोगे तो करोगे क्या? ठीक, पॉलिटिक्स के दो पक्ष हैं, आप जनता की बहुत सेवा भी कर सकते हैं, वो आप करिए। लेकिन अगर आप बैकफुट पे रह के चलेंगे तो दूसरा तुमको खा जाएगा। तो ये सारे काम उसकी पार्ट्स हैं। ठीक, समझ में आया? तो इन्होंने जनता को मोटिवेट किया नेशनलिज्म के नाम पे। ठीक, और यहीं से बदल गया नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म में। जो देशभक्ति की भावना अपने लिए थी, अब वो भावना बदल गई कि जो दूसरे देश में हमारे भाई बंधु जिस जगह पे रह रहे हैं, वो जगह भी अब हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो फ्रांस वांटेड अलास्के एंड लॉरेन बैक फ्रॉम जर्मनी। ऐसे ही कुछ घटनाओं से, देखो ना बुक में लिखा है ना ये, फ्रांस वांटेड। क्यों? यही नेशनलिज्म बदल रहा है, एग्रेसिव नेशनलिज्म। नेता यूज कर रहे हैं नेशनलिज्म की भावना को अपनी अंपायर को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी देश की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए। जर्मनी भी पीछे नहीं, फ्रांस बता रहा है एलास्के लॉरेन वापस ले आओ, तो जर्मनी के नेता अपने देश के लोगों से कह रहे हैं कि वी जर्मन्स आर द बेस्ट इन द रेस। जो हमारी नस्ल है वो सबसे सुपीरियर है दुनिया में, एंड जर्मन्स आर बोर्न टू रूल यूरोप। और हम पैदा हुए हैं यूरोप पे शासन करने के लिए। तो क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि पूरे यूरोप पे हमारा शासन होना चाहिए? जनता कह रही साहब बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर जर्मनी वांटेड यूरोप डोमिनेंस। ठीक, समझ में आया? जर्मनी को क्या चाहिए? यूरोप का डोमिनेंस, यूरोप उसके अंदर आ गए। यूरोप, पूरे यूरोप पे होल्ड हो उसका। किस फीलिंग को यूज कर रहे हैं? नेशनलिज्म को। किस में कन्वर्ट कर दिया? एग्रेसिव नेशनलिज्म। बाल्कन का मैप दिखाओ यार, इसका मैप बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ 4-3-2 वो तो हमें याद है, लेकिन है कौन से 4-3-2? हर्जेगोविना, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। देखो अब एक चीज देखो, यहाँ पे हर्जेगोविना शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, बोस्निया बी, मोंटेनेग्रो एम, अल्बानिया ए। ठीक, फिर उसके बाद ये ऊपर वाला रोमानिया, सर्बिया एस, ग्रीस, मैक्सिडोनिया, तो बल्गेरिया साइड में। ये बचा बल्गेरिया। ठीक, अब ये सब एक टाइम पे किसके अंडर में थे? फिर नेशन का कॉन्सेप्ट आया। नेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक भाषा, एक संस्कृति के लोग अपना देश बना के अलग रहें। इन सब ने अलग अलग देश बना लिए। देखा ऑटोमन एम्पायर क्यों वीक हुआ? नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से। ठीक, नेशंस की बनने की वजह से इन सब ने अपने देश बना लिए। लेकिन अब नेशनलिज्म किस में कन्वर्ट हो रहा है? एग्रेसिव नेशनलिज्म में। वहां के नेता इस नेशनलिज्म को यूज कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए। तो अब यहाँ जो सर्बिया है वो क्या कहता है? बीसी रेस में लग गया। वो कहता है हमारी जो नस्ल है वो है स्लाव। ठीक, स्लेव नहीं, स्लेव गुलाम अलग चीज है, स्लाव अलग चीज है। ये स्लाव है। ठीक, SLAV। और जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं स्लाव प्लूरल फॉर्म। ठीक, स्लाव समझ लो। ठीक, स्लाव। सर्बिया कहता है हमारी जो नस्ल है वो है स्लाव। ये जो रेस एक नस्ल, जैसे नस्लें होती ना, अलग अलग नस्लें होती हैं, रेसेस होती हैं। ठीक, वैसे ही एक रेस है, उसको कहते हैं स्लाव रेस। ठीक, ये ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है।
तो सर्बिया कहता है वी आर फ्रॉम स्लैब रेस। सर्बिया एक और बात कहता है कि जो बाकी बाल्कन नेशंस हैं ये भी सब स्लैब रेस के हैं। और नेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी कॉमन कल्चर, आइडेंटिटी और रेस के लोग हैं हमारे वो सब एक साथ रहने चाहिए एक देश बना के। तो क्यों नहीं इस सर्बिया को ग्रेटर सर्बिया में बदल दिया जाए? पूरे भारत में कब्जा। ठीक, क्यों नहीं? क्योंकि भाई नेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे एक जाति, एक धर्म, एक नस्ल के लोग एक साथ रहें, अपना देश बनाए, अपनी सरकार बनाए, बढ़िया हंसी खुशी से रहें। यही नेशन का कॉन्सेप्ट है। तो सर्बिया कहता है भैया यही तो कह रहे हैं कि हम भी स्लाव हैं, वो भी स्लाव हैं, तो क्यों ना मिलके सर्बिया को ग्रेट सर्बिया बना दिया जाए। भाई फ्रांस भी कह रहा है कि भैया हम भी फ्रेंच हैं, वो जर्मनी के पास जो लास्की लॉरेन की जगह है वहाँ भी फ्रेंच रहते हैं, तो भैया फ्रेंच वो लास्की लॉरेन हमारा हिस्सा होना चाहिए। यही जर्मनी भी कह रहा है कि हाँ वो तो बात हम समझ रहे हैं तुम्हारी, लेकिन हम तो यूरोप डोमिनेट करने के लिए रूल बने, वी आर बोर्न टू डोमिनेट यूरोप, तो यूरोप पे भी हमारा कब्जा होना चाहिए। नेशनलिज्म किसमें कन्वर्ट हो गया? नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच का पार्ट। हाँ, एग्रेसिव नेशनलिज्म, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच का पार्ट है एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक, इसके इंपैक्ट्स क्या रहे? वही इंपैक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ टेंशंस एंड क्लैशेस बिटवीन नेशंस। ठीक, बायस नहीं, ठीक है, समझ में आया कैसे नेशनलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ ले जाता है? ठीक, टेंशंस और जैसे फ्रांस क्या चाहता है, जर्मनी से लास्की लॉरेन किस नाम पे? नेशनलिज्म के नाम पे। इन दोनों में टेंशन बनेगी ना। ठीक, सर्बिया क्या चाहता है? इन सबको रूल करना स्लैब के नाम से। लेकिन जो ऑस्ट्रिया हंगरी इसके ऊपर बैठा है वो भी बाल्कन में अपना कंट्रोल चाहता है, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में राइवलरी शुरू होगी ना, टेंशन डेवलप होगी। ये कुछ नहीं करेंगे क्या? क्या ये जो नेशन से अपने बचाव के लिए ये नहीं करेंगे। ठीक, गुलाम बन जाएंगे। यहाँ एक मूवमेंट चलता है, पैन स्लाविक मूवमेंट। ठीक, ये पूरा एक माहौल बनाते हैं, अखंड सर्बिया, अखंड भारत है ना, अखंड सर्बिया, अखंड सर्बिया बनाने का। ठीक, मतलब उसके साथ मिलने के लिए भैया मिलने के लिए तैयार होते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे जब इमीडिएट कॉज में जब ऑस्ट्रिया हंगरी इस एरिया पे कब्जा कर लेता है तो यहाँ भी जो राजा होने वाले हैं तो यहाँ घूमने आते हैं, उनको गोली कौन मारता है? ब्लैक हैंड। ठीक, सर्बिया की एक एजेंसी जिसका नाम है ब्लैक कैप, ब्लैक कैप की ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड, वो ब्लैक हैंड काम क्या करती है? लोगों के मन में एक फीलिंग भरने का कि हम ग्रेट सर्बिया बनाएंगे। और जब वो इस पे कब्जा कर लेते तो उनके ग्रेट सर्बिया वाला ड्रीम डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि इसको मिलके तो ग्रेट सर्बिया बनेगा, वो ड्रीम डिस्टर्ब होता है, वो शूट आउट। ठीक, तो सर्बिया को मिल जाता है वो हड्डी में कहाँ मिलता है? वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है उसके बाद, उसके लिए तो गोली मारते ताकि मार जमीन जाए। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? इमीडिएट को आराम से पढ़ेंगे, ये हमने अभी शॉर्ट में बता दिया। नेशनलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म समझ में आया? पहले अंपायर्स थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देश का कॉन्सेप्ट, फिर जितने अंपायर्स का जहां जहां कब्जा था वो सब अपने अपने देश बनाने लगे। जब उन्होंने अपने अपने देश बना लिए फिर उसके बाद वो अपने देश के एरिया को एक्सपैंड करने के लिए नेशनलिज्म को यूज करने लगे, और उसी नेशनलिज्म के यूज को हम क्या कहते हैं? एग्रेसिव नेशनलिज्म। जैसे देखो फ्रांस यूज कर रहा है ना नेशनलिज्म को कि वहां भी फ्रेंच है। जैसे हम तुमसे कहें कि पाकिस्तान में भी भारतीय हिंदू रहते हैं, चलो वहां ठीक, तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा होना चाहिए ना? साहब बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान तो है ही भारत का हिस्सा, तो हम कहें तो लड़े चल गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम आगे रहेंगे सर। ठीक है, नेशनलिज्म को यूज किया ना, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से नेशनलिज्म को अगर हम इस तरीके से यूज करें कि अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, तो वही नेशनलिज्म कहलाता है aggressive nationalism. When we use nationalism to expand our geographical area, this concept is known as aggressive nationalism. Example: France wanted Alaska and Lorraine back from Germany. Serbia wanted to make Great Serbia by uniting all Slavs. ठीक, समझ में आया? वो बताइए ईमानदार थे फ्रांस वाले, इसीलिए बोला अलास्का लॉरेन ही चाहिए, मतलब पूरा जर्मनी हो नहीं, जनता को लिमिट तक बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। नहीं, लिमिट तक नहीं बनाया तो अनलिमिटेड जा सकता है, लेकिन धीमे धीमे बनाया जाएगा ना। अभी लास्की लॉरेन मांगेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि वो जो जर्मनी के वो हिस्से हैं वो हमारे पापा के टाइम पे हमारे हुआ करते थे, ठीक है, बस लैंग्वेज बदल गई है, वो हैमर को भगा दिए थे ना वहां से। ठीक, इस तरीके से जनता को धीमे धीमे, जनता को जैसे एक साथ शक्कर का डिब्बा नहीं खिलाया जाता है, लॉलीपॉप धीमे धीमे, फिर टॉफी, फिर चॉकलेट, जनता खाती रहती है, मजा लेती रहती है, कहते हैं अरे भैया बहुत अच्छे हो जाते हैं।
और रोज तो टॉफी लेके आते हैं हमारे लिए। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, हाँ उससे पहले नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं था। तो एम्पायर से, एम्पायर के अंदर जो स्टेट होंगे उनको पता है कि किसी के अंदर चल रहे हैं, मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है उन पे। हाँ उनको पता है, लेकिन उनकी लॉयल्टी है ना उनके प्रति, वो फीलिंग ही ऐसी दिखाई जाती है कि राजा भगवान है तुम्हारा, ठीक। वो माहौल ही ऐसा, देखो तब डिवाइन राइट ऑफ किंग एक थ्योरी थी कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, रूलर इज द शैडो ऑफ गॉड, ठीक। आप उसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं कर सकते, और जो राजा है आप उसको भगवान के स्वरूप मानता है। तो जनता ये सब सोचती ही नहीं थी। वो तो फ्रांस के लोग माइंडेड थे, तो उन्होंने नेशनल कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि एक कॉमन कल्चर के लोग होने चाहिए, वो एक देश बना के रहें और कोई बाहरी आके शासन ना करे, ठीक। और इसी को सबने एक्सेप्ट किया, नेशंस बन गए। फिर ये लोग ज्यादा दिमागी थे, उन्होंने कहा हाँ नेशन तो बन गए, अब एक्सपैंड भी तो करना है, जनता को बताएंगे, तो नेशनलिज्म को यूज किया, एग्रेसिव नेशनलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। जब एग्रेसिव नेशनलिज्म में कन्वर्जन हुआ तो टेंशन डेवलप हुई, फ्रांस और जर्मनी के बीच हो रही है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी भी इन पर रूल चाहता है, ठीक। जर्मनी बाकी देशों पे कब्जा जा रहा है, तो उससे और बाकी देशों के बीच क्लासेस टेंशन डेवलप हो रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया? रेस कर दें, चलो बढ़िया था पॉइंट यार। 6 बज गया। सब लोग कितने बजे आए थे? 4:30। 1 घंटे, 1.5 घंटा हो गया। हाँ पता नहीं ना, बीत गया टाइम। बहुत क्विक बीत गया, अब कुछ नहीं करोगे। ठंडियाँ आ रही थी। हैं? बुला रहा है शाम में जल्दी बीतता है। ठीक, समझ में आया? यही टाइम स्कूल नहीं बीतता है। अगला पॉइंट इंपीरियलिज्म। अब अगर तुम लोग 6:20 तक बैठो तो पढ़ाएं इंपीरियलिज्म। चलेगा। चल जाएगा? ट्यूशन आना है। कितने बजे है? 6 बजे। 6 बजे है तो मेरे को, मैं लपेट लूंगा उनको। हैं? मैं लपेट लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हैं? तो चलो फिर कल पढ़ना इंपीरियलिज्म और क्या बचा, क्योंकि उसमें आधा घंटा लगेगा इंपीरियलिज्म में।